इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ है। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, हुकूमती तर्जुमान के इजलास में वजीर आजम का इशारा न जाने बैरूनी साजिशों की तरफ था या मोहलती साजिशों की तरफ था, मगर वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत ना देख सकने वाले साजिशों पर लग चुके हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी को मौलाना के मार्च के पीछे भी गहरी साजिश नजर आने लगी है। अब साजिशों की ये कहानी अनफॉर्चुनेटली इतनी पुरानी है कि कायद मिल्लत और मादर मिल्लत से लेकर लियाकत अली खान तक और फिर भुट्टो साहब की फांसी से नवाज शरीफ की नाअहली और बीमारी तक तारीख का दामन दागदार है। जो साजिशें वो छोड़ दो। 4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का शिकार किया गया। अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयां न रुकी, सिर्फ एक साजिशी जहन रखते हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी हद तक भी जा सकते हैं। किस काम के लिए आप धरना दे रहे हैं, ये क्या मुतालबा है आपका? और 1.5 साल की हुकूमत नहीं और उसके खिलाफ धरना देना, ये मुझे तो कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश नजर आती है। नाज़रीन, आज भी एक बड़ी तवील नशिस्त हुई सहाफियों के साथ वजीर आजम पाकिस्तान की और बड़े ब्रॉड इशूज के ऊपर डिस्कशन हुई। कश्मीर से लेके पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड देन द इकोनॉमी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बड़ी डिटेल डिस्कशन थी। इसके अंदर भी साजिशों का जिक्र भी हुआ, बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान को ये भी गुमान है कि मौलाना साहब को बैरूनी सपोर्ट हासिल है, कोट ऑन कोट 100% यकीन है कि ऐसा है। उनसे बार बार इस्तफसार किया गया कि ये उनका एक असम्पशन है या उनको इंटेलिजेंस ऐसी मुहैया की गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं दिख रहा है। और बाकी दीगर बातें अब मैं आपको इधर बैठ के और क्या बताऊं। देख ऐसे रहा है वजीर आजम पाकिस्तान को कि भारत के मीडिया को देखा जाए तो मौलाना साहब और इस आजादी मार्च को बड़ा उछाला जा रहा है और कश्मीर कॉज पीछे हो गया है। इस टाइमिंग की वजह से, वक्त के तनाजुर में वो शाकी हैं कि शायद इसके पीछे मुकम्मल कोई और बैकिंग है। इस हवाले से भी आज गौर फिक्र करेंगे। साथ वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि उन्होंने चीफ अवामी स्टाफ को अहकामात जारी किए हैं कि एट ऑल टाइम स्टैंड बाय पे रहें, क्योंकि भारत कभी भी पुलवामा तर्ज का कोई और जवाब या अटैक देने की कोशिश कर सकता है। उनका यह भी मानना था, बड़ी यूनिक पोजीशन है इस हुकूमत की कि इसको फुल बैकिंग हासिल है एस्टैब्लिशमेंट की। ये वजीर आजम ने खुद एतराफ किया। बल्कि अगर हमारी ब्रीफिंग्स और अपनी मुलाकातें हों कुछ अस्करी हायर लेवल ऑफिशियल से, वो भी इस बात का दावा करते हैं कि हाँ फुल बैकिंग है पाकिस्तान के लिए। मुल्क की मईशत को डगर पे लाने के लिए हमारी फुल बैकिंग है इस हुकूमत को। एक और बड़ी दिलचस्प बात इमरान खान साहब ने आज की। मैंने उनसे बल्कि पूछा कि 126 दिन के धरने में 18 घंटे हमने आपके धरने की लाइव कवरेज की, बल्कि ट्रांसमिशंस हम सब ने ज़ाती तौर पे बैठ के की। अब क्यों मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की प्रेस टॉक्स को सेंसर किया जा रहा है और क्यों हमें ये गुमान हो रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट भी हो सकता है? इसके ऊपर वजीर आजम मुकम्मल तौर पे लाइल्म दिखाई दिए। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी ब्लैकआउट का तस्करा हो रहा है। लेकिन मैं उनको वो बल्कि शौक थे, उनके साथ ही हमरा उनके बैठी हुई थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने उनकी तरफ भी देखा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमारी हुकूमत ने फैसला नहीं किया, ये पेमरा ऑटोनमस बॉडी है, जिसके ऊपर सहाफ़ियों के अंदर एक और लहर जो है वो हमने देखी कि एकदम हर कोई बोल पड़ा कि ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुकूमत की जो पॉलिसी होती है वो हमने हमेशा देखा है कि वही पॉलिसी पेमरा के ऊपर भी लागू होती है, जिसके ऊपर वजीर आजम ने वाज़ेह अहकामात जारी किए कि मैं बहैसियत वजीर आजम आज अपनी टीम को भी ऑर्डर कर रहा हूं और सबको कह रहा हूं कि मौलाना साहब समेत दीगर रहनुमा भी जो हैं सबकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जाएं। अब इस पर कितना अमल होता है कितना नहीं होता, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। एंड इट वोंट बी टू लॉन्ग टिल वी फाइंड आउट। मगर उधर बैठे हुए भी ये हम सोच रहे थे कि क्या वजीर आजम को बाकी इल्म नहीं है कि सेंसर किया जा रहा है लाइव प्रेस टॉक मौलाना फजल रहमान साहब की, या वो इसको अंडर द कार्पेट शव करना चाह रहे थे या नजरअंदाज करना चाह रहे थे इस इशू को। इस पर भी आज बहस करेंगे, क्योंकि आजादी मार्च अब धरने से आगे निकल के सिर्फ आजादी मार्च तक ही है। ये मौलाना साहब भी आज ये कह चुके हैं। अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN मार्च का हिस्सा बनेंगे या इस्तकबाल ही करेंगे मौलाना साहब का फकत। इमरान खान साहब ने दारुल हुकूमत, उनकी हुकूमत पूरे कैपिटल के अंदर कंटेनर्स बिछा दिए हैं
एज वी स्पीक वो अभी भी लगाए जा रहे हैं। इससे क्या समझा जाए एग्जैक्टली? हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ उज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं, वन ऑफ द वेरी वोकल विमेन ऑफ PMLN। हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर सिंध असेंबली हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये लाइव कवरेज के हवाले से आपने सुनी होगी ये बात, ये जब उनसे बात हुई है अभी दो घंटे कबल, तो वो बिल्कुल ही वाज क्वाइट। ही सेड कि ऐसा तो मेरी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, ना मैं इसमें बिलीव करता हूँ सेंसरशिप में। आप दिखाएं जो दिखाना है, और ना कोई ब्लैकआउट परसों तरसों किया जाएगा, बल्कि मौलाना साहब के ऊपर भी अब ये हटा दिया जाए। नहीं, अगर दो चीजें हैं इसमें, मेहर बड़ी सिंपल है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब इससे लाइल्म है, फिर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। फिर वो बाकी चीजों का कितना इल्म रखते हैं इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुईशत के बारे में कितना इल्म रखते हैं, इस मुल्क की सियासत के बारे में कितना, पार्लियामेंट की बारे में कितना इल्म रखते हैं, बाकी इस मुल्क के जो सिक्योरिटी मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी पे कितना। अगर जो सारा दिन सारी दुनिया को नजर आ रहा है, मसलन जरदारी साहब का चलता हुआ इंटरव्यू बंद कराया गया, पूछा क्या था, पूछा जी वो अंडर ट्रायल है। फिर मरियम नवाज साहिबा का बंद कराया गया, मीडिया कंप्लीट, कहा वो सजा याफ्ता है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का कराया गया, कोई जवाब नहीं। पूछते हैं उनका क्या गुनाह है, कोई जवाब नहीं। कराया गया ना, चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं खुद देख रहा था जियो को, और जियो ने कहा कि हम मजबूर हैं, हम अभी मैं उस वक्त देख रहा था, कहा कि हम मजबूर हैं, हमें पैमरा की तरफ से हुक्म आया, हम मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं दिखा सकते। सो ये मैंने खुद सुना है, किसी ने तो नहीं सुनाया। सो अगर ये हालत है प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म की, या उनकी नाक के नीचे, कारपेट के नीचे क्या, और सबसे ज्यादा वो मीडिया पे फोकस रखते हैं। और अगर मीडिया का फोकस रखने के बावजूद सबसे ज्यादा मीटिंग्स उन्होंने कैबिनेट की तो नहीं ली, सबसे ज्यादा मीटिंग तो उन्होंने अपने मीडिया जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी ली। और अगर वहां पे भी ये डिस्कशन नहीं हुई, तो अगर ला इल्म है तो फिर मुझे नहीं पता इल्म क्या है। उज़मा बुखारी साहबा, क्या लगता है? साथ ही ये भी मुझे मौका मिला उनसे पूछने का मियां साहब की हेल्थ के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के क्लेम्स के हवाले से कि किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर फैला दिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, अल्लाह ना करे मैंने उनकी कोई गलत इलाज किया या मैं चाहता था कि ये हो, मगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर वो चाहते हैं तो कर लेंगे। मगर ही बिल्कुल उन्होंने डिसोन किया इसको नेचुरली, कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक है उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन पिछले आधे घंटे में उन्होंने राब्ता वजीर आला बुज़दार साहब से भी किया है, और उनको भी अहकामात जारी किए हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फिल फौर अपने वालिद से मिलने दिया जाए। तो आप इस एटलीस्ट इन अहकामात का और उनके इस फैसले का तो खैर मकदम करेंगी? पहले किसने रोका हुआ था? बहुत अदालत से फैसला हुक्म मिला के नहीं मिल सकती। जी, मैं पहले तो पैमरा की एक दो बातों पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए, पैमरा जो है वो किसके अंडर है? वो कहने को वो एक ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन वो जो हमारी मुआवन खसूसी हैं, वो जो आके पैमरा की जितने भी वो काम करता है या वो रोकता है, उसको आके एक्सप्लेन करती हैं, उसको आके वो ओन करती हैं। वो किस कैपेसिटी में फिर ओन करती हैं? और वाकई में चौधरी साहब की बात से मैं बिल्कुल ये बात मैं भी कहने वाली थी कि अगर लाइल्मी का ये आलम है, मुझे तो लगता है उनको मुल्क का भी इल्म नहीं है। उनको पता नहीं किस चीज का इल्म है, या वो कौन से इल्म में आजकल जो है वो उनका इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के हालात से तो भाई उनका कोई इल्म रह ही नहीं जाता। अब इसके ऊपर दूसरी बात ये है, ये बड़ा हार्श हो गई है आप। वैसे उन्होंने ये जरूर है सबको रिकमेंड किया कि रिसरेक्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर ये सीरीज है अर्तुगल इस्लामिक हिस्ट्री की, वो वजीर आजम बड़े शौक से रोज देख रहे हैं, और जबरदस्त सीरीज है, हम भी देख रहे हैं, कोइंसिडेंटली आप भी देखें, बल्कि उन्होंने कहा सबको देखना चाहिए। देखिए, मेरी गुजारिश है, बड़ा अच्छा वो जरूर अर्तुगल देखें, लेकिन पाकिस्तान के हालात को भी देख लें। जो आजकल लोग जब भी सर्वे करने निकलते हैं आपके मीडिया चैनल्स, और आवाम क्या दुहाइयां दे रही है और किस किस अलकाबात से नवाज रही है, अल्लाह करे वो भी कभी सुन ले तो उनको एहसास हो कि उनके ये जो बड़े बड़े दावे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो आज अवाम को कितने महंगे पड़े हैं। और अच्छा, उज़मा बीबी बाय द वे कता कलामी मां एहसास है, उनको महंगाई का भी एहसास है, इन्फ्लेशन का भी एहसास है। उन्होंने कहा मैं जानता हूं, फिर कंपैरिजन भी दिया PMLN के
पहले साल का, पीपल्स पार्टी के पहले साल का, अपने पहले साल का, और फिर ये भी बावर करवाया कि अगर ये इधर ना रुकता डॉलर तो इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी, और किस तरह उनकी हुकूमत ने थैंक्स टू ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया, यूएई एंड चाइना, किस तरह हम लोगों ने अपना एक डेफिसिट जो है वो खत्म करवाया है, और किस तरह हम लोग एक स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर आ चुके हैं और अब ग्रोथ के ऊपर फोकस होगा. नॉट हैविंग अ डिस्कशन इकोनॉमी, मगर जस्ट टू लेट यू नो. जी मुझे मालूम है, मैं सेहत पे बात करना चाह रही थी, लेकिन एक दो कमेंट अब जरूर कर दूं. मेरी गुजारिश ये है कि अब उनको जो है ना एहसास की बात नहीं है, अब एहसास से आगे वो कंटेनर पे नहीं है, वो वजीर आजम पाकिस्तान है. अब उनको डिलीवर करना है. जो वादे उन्हें किए थे, पेट्रोल में कितने रुपए दिया करूंगा, बिजली की कीमत 2.5 रुपए फिर कल प्रपोज हुई है बढ़ने के लिए, सुई गैस की कीमत में आप जो है वो 140% से ज्यादा इजाफा कर चुके हैं. तो ये तमाम मामलात उनके नीचे वो खुद कर रहे हैं ना, और डॉलर की प्राइस उन्होंने खुद बढ़ाई, और उनके वज़रा जो हैं वो तो कहते रहे यहाँ पे जाएगा वहां पे जाएगा. तो ये अब उनको एहसास नहीं चाहिए, अब डिलीवरी चाहिए. अब आवाम जो है उनसे जो वादे उन्होंने किए थे, खुदाई वादे किए थे, वो अब उनको पूरे करने हैं. मुझे सेहत के ऊपर बात करनी है. मेरी गुजारिश ये है कि बड़ी मेहरबानी, बड़ी देर की मेहरबान आते आते उनका कैसे ताल्लुक नहीं है अमेरिका में बैठ के वो ये बात करें कि मैं एसी बंद करा दूंगा, मैं जाके खाना बंद करा दूंगा, और हुआ जेल के अंदर. वो भी मुझे अफसोस है, वो मामले खसूसी पता नहीं उनको वो किस स्टेज पर जा चुकी हैं कि उनके पास ना कोई एहसास है, हर चीज से आरी खातून है. शायद वो जो जबान इस्तेमाल करी, पहले उसकी जबान तो रुकवा लें. पहले जो है वो वहां तो शाबाश मिलती है, जो जितनी बदतमीजी करके आता है शाबाश मिलती है. आज तो बड़ी शामत आई है. मैं बताऊं, मैं चाह रही हूं मैं साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देती रहूं. उमर अयूब साहब की और वो खुसरो बख्तियार साहब समेत उनकी बड़ी शामत आई है कि ये वुज़रा जो हैं एक्सेसिबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं देते, ना एनर्जी ना इकोनॉमी, वी कैन नॉट टॉक टू देम. बल्कि एक सहाफी ने ये भी कहा, मालिक साहब ने, कि ये बेचारी फिरदौस बीबी हर एक का जवाब देने पहुंच जाती हैं. तो आई मीन हाँ है ये प्रॉब्लम्स. नहीं, कुछ लोग खुदाई खिदमतगार भी होते हैं ना, उनको भी बहुत शौक होता है कि नंबर टांग ले इससे पहले कि हमारी बदली का ऑर्डर आ जाए. सो ये आजकल ये रेस भी लगी हुई है. वो अगर पोस्टर बॉय नहीं रहा तो ये बेचारे तो फिर किसी खेत की मूली नहीं है. मैं सेहत के हवाले से एक जवाब दे, बदतमीजी ना करें. बिल्कुल. देखिए, और फिर ये है कि वो जिस लेवल तक गिरती हैं, जो जबान वो इस्तेमाल करती हैं, क्या कोई जी शऊर शख्स, मुआवने खसूसी जो पाकिस्तान की हुकूमत का चेहरा है, ये चेहरा है पाकिस्तान की हुकूमत का, जिस तरह की जबान वो सेहत पे अदा करती है. मियां साहब की जो प्लेटलेट्स हैं वो उसमें कल बेहतरी आई, लेकिन आज फिर उसमें कमी जो है फिर वो देखने में आ रही है. और उसके बावजूद भी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया. उसके बावजूद भी अल्लाह माफ करे, खाक में बदहन कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं है, आपकी इतलात हैं? जी नहीं ऐसी. देखिए, जब वो 2000 पे उनके प्लेटलेट्स थे ना, वो तब भी बहुत नॉर्मल बैठे हुए थे, और वो तब भी वो कहती ना हशाश बशाश गए, अपनी टांगों पे गए. तो वो ये भुट्टो साहब और ये इस जैसे लीडर ही होते हैं, बेनजीर भुट्टो जैसे, जो अपनी मक्तलगाह भी टांगों पे चल के जाते हैं. ये वो सियासतदान होते हैं. और ये आप मगर जब जरदारी साहब इतने बीमार हैं, नवाज शरीफ साहब इतने बीमार हैं, और यकसुई भी नहीं है आप दोनों जमातों के माबैन, तो आपको लगता है जो इस्तीफे का मुतालबा है, आप सबका दिली ख्वाहिश है, मौलाना साहब लीडिंग एंड देन ऑल ऑफ यू, ये प्रेशर आप लोग डाल भी सकेंगे जब लीडरान इतनी तशवीशनाक यकसुई क्यों नहीं है? देखिए, नहीं है बात पीएमएलएन के अपने सर, पीएमएलएन के अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और दीगर, आप बैठे हुए थे उधर जो आप ना कर रहे हैं. सर, हमने तो रिपोर्ट किया, इनके मेंबर्स ने आके एक्सेप्ट किया हमारे शोज के अंदर की बातें हुई हैं. ख्वाजा आसिफ हों, दीगर मेंबरान हो, वो दे डोंट ट्रस्ट पीपल्स पार्टी. जैसे आप फॉलो क्यों करें मौलाना को? नहीं ऐसा नहीं है. मैं भी बहुत सारी मुलाकात, मैं भी मीटिंग्स के अंदर वहीं मौजूद थी. देखिए, हर तरह की डिस्कशन पार्टी के अंदर होती है, माजी के हवाले से आप फ्यूचर की बात करते हैं, ये वो, लेकिन किसी को किसी पे डिस्ट्रस्ट नहीं है. चूंकि और ये फिर ये सियासी जमातों का मिसट्रस्ट भी है, बीबी मिसट्रस्ट भी है, मौलाना के रोल के हवाले से भी मिसट्रस्ट रहा है. मैं अगर बात पूरी कर पाऊं तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं, अब ये सिर्फ सियासी जमातों का जो है वो मुतालबा नहीं है, ताजरों का मुतालबा भी यही है, किसानों का मुतालबा भी यही है. आज आपके रेड जोन के अंदर असातिज़ा के साथ भी उनको भी छितरौल और फैंटा चढ़ाया गया है वजीर दाखिला की इस्तलात के मुताबिक. तो ये हर पूरी कौम का मुतालबा है. डॉक्टर सड़कों पे हैं, हमारे सरकारी अस्पताल बंद है. मुझे ये बताइए, हुकूमत है कहां, मुल्क चल कहां रहा है? मैं वजीर आजम के दावे मान लूं तो ये स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा कहां गया? लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे?
آپ کے ملک میں جو ہے وہ انفلیشن میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ لوگ اپنا پیسہ شری لنکا بنگلہ دیش ٹرانسفر کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کا جواب لیتی ہوں حلیم صاحب سے، ایک وقفہ لے لوں چھوٹا سا. اور سکھر میں کیونکہ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کشمیر کے ماموں یا چاچو نہ بنے، کشمیر کے ہم محافظ ہیں. آج وزیر اعظم نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھک میں بھی یہ کہا کہ سب سے بڑی کیجولٹی جو اس آزادی مارچ کی ہو رہی ہے وہ کشمیر ہے. اور مگر آج بہت بڑی ایک بہترین خبر بھی آپ سے شیئر کریں گے کشمیر کے حوالے سے ہی وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ہے جس طرح آپ کو بتایا کہ سکھر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان یہ ماموں یا چاچو نہ بنے، کشمیر کے ہم محافظ ہیں. جبکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑی کیجولٹی کشمیر کوز ہے، جس کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہنچایا. اور ان کا یہ کوٹ ان کوٹ 100% یقین ہے کہ ان کو باہر کی بیکنگ جو ہے وہ مہیا ہے. کشمیر کے حوالے سے اچھی خبر آج کی جو بقول وزیر اعظم اٹس ایکسٹرا آرڈینری، اٹس فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، پہلی بار یہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے ملاحظہ کیجئے. جانے کب ہوں گے کم کشمیر میں ہندوستان کے غاصبانہ قبضے اور کرفیو کو آج 80 دن ہو چکے ہیں. امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی برائے جنوبی ایشیا کے اجلاس میں ہندوستان کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. Hundreds if not thousands of political and civil society leaders have been detained. There are severe restrictions on the freedom of movement, freedom of the assembly, just the ability to walk out of your house, children not attending school, those with medical needs unable to get to a doctor. اجلاس کے دوران امریکی مسلمان خاتون رکن کانگریس ایلیان عمر نے تو جیسے مودی سرکار کے چہرے سے نقاب اتار دیا اور ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے. We have to understand the situation in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the PJP. Assam is as bad as Kashmir, if not worse. Do we no longer share values with India? Are we waiting for the Muslims in Assam to be put in those camps? Public statements of having only Muslims prove their citizenship should be extremely alarming. اسی اجلاس کے دوران کمیٹی کے دیگر ممبران نے بھی کشمیر میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا. They have said they felt like they were being caged. First time in India openly is to render India into a Hindu state. Essentially, the India government is blinding Kashmiris, right, with these pellet guns. Report on the situation on the ground, and unfortunately the situation is very dire. یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کی ایسوسیٹ پروفیسر نتاشا کول نے اپنے تحریری بیان کے علاوہ کمیٹی میٹنگ میں بھی مودی سرکار کی کشمیری خواتین پر ہونے والے مظالم اور دیگر جرائم سے پردہ اٹھایا. Parallels with Nazi Germany and with the Holocaust are actually very apt. Every other day for Kashmiris is a commemoration of a massacre. Why does it need tens of thousands of troops being brought in? Why does it have to happen overnight without absolutely any consultation of the people? اب عالمی برادری اور بالخصوص اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوستانی جبر سے باہر نکالے، کیونکہ 80 دن ہو چکے ہیں 1.5 کروڑ کشمیری کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور ضروریات زندگی کی ہر شے سے محروم ہیں. پروگرام نیوز آئی کے لیے آصف ملک، ڈان نیوز، اسلام آباد. یہ بقول وزیر اعظم صاحب اور وہ صحیح فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ یو ایس لیجسلیٹرز اس باریک بینی سے کشمیر کے اندر بھارتی اٹراسٹیز اور مظالم کا جائزہ لے رہے ہیں. اور بلکہ پہلی دفعہ یو ایس لیجسلیٹرز اب ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کو ارج آن کر رہے ہیں کہ مودی سرکار کو کہا جائے کہ یہ کرفیو اب اٹھا دیا جائے اور ایک نارملسی واپس ویلی کے اندر لائی جائے. یہ بہترین خبر ہے ان دا سینس کہ ایک اویئرنیس بلڈ ہو رہی ہے. اس کا کریڈٹ اب کس کو جاتا ہے میں اس کے اوپر نہیں بات کروں گی کیونکہ ادھر ایک بحث چھڑ جائے گی. مگر حلیم صاحب پیش رفت ہو رہی ہے. ہمارے
वजीर आजम का गिला था कि हमारा मीडिया जो है मौलाना की आज़ादी मार्च से ऑब्सेस हो गया है, कश्मीर से तवज्जो हट रही है, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया, बैनुल-अक़वामी लोग, पीपल इन द राइट पोजीशंस, बड़े ओहदों के ऊपर, वो इसके ऊपर अटेंशन रखे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये कसूरवार मौलाना साहब हैं या उनका ये आज़ादी मार्च है? और इतना बड़ा क्लेम आपके वजीर आजम ने आज कहना कि उनको बैकिंग है बाहर की, तो आप में और माजी की हुकूमतों में क्या फर्क रह गया कंस्पिरेसी थियरीज के हवाले से? देखिए, आज आपकी जो मुलाकात हुई और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे बात की, हमारे खान साहब ने, वो सब हकीकत है ना। आप देखिए कि आज कश्मीर में किस कॉज को आके मौलाना साहब ने, लगता है कि पिछले 10 साल तो उन्होंने कश्मीर को फ़ायदा तो कोई नहीं पहुंचाया। पिछले 10 साल वो कश्मीर कमेटी के ज़रिए उनका किचन चलता रहा, सब कुछ चलते रहे, उनका सभी कुछ उनका चलता रहा, उनका डीजल पेट्रोल सब चलता रहा। लेकिन आज जब कश्मीर को ज़रूरत थी, उस वक्त भी मौलाना साहब ने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया है। और वो उनका कहना है कि जी इमरान खान मामू ना बने, चाचू ना बने। क्यों ना बने? कश्मीरी हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे अपने हैं, उनको कैसे भूल जाए? बात की ना पेट्रोल डीजल की सर, आज वजीर आजम से ये भी पूछा गया कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, वफ्त बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात करें पहली दफा असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, तो वजीर आजम ने कहा कि तो मैं तो मजाक में कहा था। डू यू थिंक कि एक मुल्क के वजीर आजम को एक ऐसी तशवीशनाक और हसास सिचुएशन के अंदर इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर रखना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की बात, जैसे उन्होंने कह दिया मामू ना बने, चाचू ना बने, अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी कश्मीर के साथ ना खड़ा हो, फिर कौन खड़ा होगा? बताइए ना। कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, अगर मौलाना साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी ना खड़ा। दूसरा, आज़ादी मार्च जो नाम है, देखिए मैं उसके अंदर खुद मैं पूछना चाहता हूँ किसकी आज़ादी? पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया। उस वक्त जब पाकिस्तान की आज़ादी हो रही थी तो मौलाना साहब के जो बड़े थे, आप सब जानते हैं कि उन्होंने उसके हक में नहीं थे। मैं समझता हूँ उन्होंने उसको फॉलो किया। और आज अगर कहना चाहिए जिस अंदाज से PMLN और पीपल्स पार्टी, मैं तो बड़ा स्ट्रेट कहूँगा, मैं तो सिंध में मौजूद हूँ, बड़ा नज़दीक से देख रहा हूँ कि फाइनेंस किया जा रहा है यहाँ इन जत्थों को जो हा हू करते हुए। आज FATF का इजलास चल रहा था और उनको ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि पाकिस्तान में देखिए अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इदारों के मतलब मुख्तलिफ ये जत्थे मौजूद चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बताती है, वो लगता है कि कहीं और से बोल रहे हैं। और ये आज़ादी मार्च, लगता है कि उनकी आज़ादी का जिक्र हो रहा है, जिनका थोड़ी देर पहले आप तबीयत का जिक्र कर रहे थे। बात यह है कि ये लगता है कि उस आज़ादी के लिए, चूँकि खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने मौलाना साहब को आउटसोर्स कर दिया। आप चलिए, आप मार्च करिए। मतलब पहला हम देख रहे हैं कि जो मार्च ठेके पे दिया हुआ है, 2 मेन लोगों ने एक ठेकेदार के हवाले कर दिया कि पैसे चाहिए हाजिर हैं, जो चाहिए हाजिर है, सिंध से फैसिलिटी आई है, हाजिर है। आपकी हुकूमत को सर, आप एक साइड पे कहते हैं कि एहतजाज इनका हक है, वो कहते हैं हम आ रहे हैं मार्च करने, नहीं ज्यादा सिट इन भी ज्यादा नहीं करेंगे। पूरे कैपिटल में आपने कंटेनर्स हिला के लगाना शुरू कर दिए। आज जो थर पाकर के जलसे में बिलावल साहब ने नारे लगाए हैं, मुक गया तेरा शो, इमरान गो इमरान गो इमरान, और बड़ा एको आया है लोगों से। यही अब दारुल हुकूमत में अगर आवाज गूंजेगी तो मैं तो अभी से अगर आप लोग का ये रद्द अमल है तो तब आप लोग करेंगे क्या? लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अल्लाह खैर करे। देखिए, सुनिए मेरी बात यह है कि मौलाना साहब तशरीफ लाएं बिल्कुल, लेकिन बच्चों को ना लेकर आए। मौलाना साहब तशरीफ लाएं लेकिन इन जत्थों को ना लेकर आए। कौन आने देगा इस्लामाबाद में इन जत्थों को जो मार्च पास्ट कर रहे हैं? ये फौज का काम है, ये हमारे इदारों का काम है, ये हमारे फौज के इदारों का, उनके ज़ेली इदारों का काम है। मौलाना साहब का भी मैं अभी आ रहा था। अब दूसरी बात, ये सारे अभी मैं जिस टॉक शो में जा रहा हूँ एक फिक्रा आ रहा है, आउटसोर्स कर दिया। रेंट धरना। ये कह रहे थे कि वहां पे तो कोई लोग ही नहीं थे थार के जलसे का। जरा कम से कम हकायक को तो सामने, छोटा सा इस्लाम कोर्ट है, वहां पे लोग जरा देखें कितनी बड़ी तादाद में आए हैं। जाकर करें ना जी PTI जलसा। बड़े नहीं, कोई शक नहीं है, बड़े लोग। PTI मुझे ये बताएं पहले 2 जलसे किए पिछले 6 महीने में, 2 जलसे हुए थर में। एक मिनट ना, तीसरा कश्मीर में भी होने जा रहा है, सब्र तो कर लेना। अब वहां पे 36 अरब का ऐलान किया वजीर आजम ने, 1 रुपया नहीं दिया। फिर 62 अरब का कर दिया, 1 रुपया नहीं दिया। अब परसों 400 अरब का कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को नहीं पता कि आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे 135 अरब का जवाब देना था। एक मिनट जरा, मैं जवाब देना चाहता हूं। जी, मैं नहीं बोला मैं नहीं बोला जी, प्लीज। 135 अरब रुपया आपने कम दिया जो देना था। और रही बात ये, मैं 2 मिसालें देता हूं। ये कहते हैं कि आप पुरानी बातें ना करें। 52 अरब रुपए का रिपोर्ट आ गई है KPK की,
अभी ऑडिट रिपोर्ट आई है, 52 अरब रुपए की करप्शन है, ये कल आई है रिपोर्ट। 2 मिसालें ताजा देता हूं। इनके एक वजीर खजाना ने, साबिक वजीर खजाना ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था ना, ये चीनी कौन महंगी कर रहा है, बाद में खबर भी ली गई थी किसकी चल रही है, सबको पता है। उसने कहा कि यहाँ पे चीनी के मसले पे ये गलत तौर पर एग्रीकल्चरल 22 पॉलिसी चेंज कर दी है, कॉटन कम और शुगर ऊपर कर दिया। हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि उसने कहा कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस पे क्या हुई इंक्वायरी? दूसरी बात, इनके एक सिटिंग इनके इत्तेहादी सेनेटर ने मेरे साथ प्रोग्राम में बैठकर कहा कि ये जो दवाइयां बढ़ाई गई हैं 200 से 500%, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें एक मुलव्वस है जो सिंध का, कराची का बंदा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट पे बैठा है, वो मुलव्वस है। उसको वजीर को निकाला गया, वजीर को वहां से निकालकर पार्टी पकड़ा दी है कि तुम जाकर तुम पार्टी ठीक करो। अच्छा। और मुझे ये बताएं कि क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई है? ये आप कभी उठाते हैं, जरदारी साहब को कहते हैं जी, कल ये कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो रैबर कमेटी ने गिराए। जरदारी साहब को 2 तारीख को बोर्ड पूरा लिखकर कहता है कि इनको अस्पताल लेकर आए। कल कोर्ट के कहने के बावजूद, मैं वहां पे था, कि आप यहां से सीधे इनको लेकर जाएंगे, फिर जेल ले गए, और जेल के दरवाजे से फिर डिप्टी कमिश्नर जी आ गई बुखारी साहबा। और ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और ये बातें कर रहे हैं। इनके हालत तो देखे इस्लामाबाद के कंटेनर, कोई एक चौक मुझे बता दे, मैं अभी आया हूं, मुझे 5 मिनट खड़ा रख रहे, वो कंटेनर उतार रहे थे इस चौक में। साहब ने एक प्रेसिडेंट सेट करना था। उन्होंने कहा कि अगर मैं नवाज शरीफ की जगह होता, बुखारी साहबा 2014 में ये बात की थी, मैं चाहती हूं अगर आप एक दफा सुन लें तो वो क्या करते हैं। आज मुझे याद आ गया क्योंकि वो बिलावल साहब ने जो नारे लगा दिए गो इमरान गो के, एक दफा मुलाहिजा कीजिए इमरान साहब एक्चुअली यकीन किस असूल पे करते हैं। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता, और मैं क्या करता, मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ, सारी असेंबली की ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए और कहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, गो तहरीक इंसाफ गो। ये मेरे साथ परवेज खटक खड़े हैं, मैं इनको कहूं परवेज कल इलेक्शन करवाओ। ये आज एग्जैक्टली यही हो रहा है बुखारी साहिबा, पूरी असेंबली की ऑपोजिशन इकट्ठी खड़ी है, बल्कि असेंबली में जो नहीं है वो भी इकट्ठे खड़े हैं कि धांधली हुई है और गो इमरान गो के मैं तब भी इमरान खान के इस मौकफ से एग्री नहीं करती थी, नहीं आप आके डिमांड कर सकते एक वजीर आजम का इस्तीफा, और मैं आज आप लोगों के मौकफ से भी नहीं वैसे एग्री करती कि आप आए और एक लेजिटिमाइज्ड कानूनी तौर पे एक हुकूमत को कहें कि चलें जी गो वजीर आजम, इट्स टाइम रैप अप। You were both. He was wrong yesterday. You're wrong today. मगर बहरहाल ये उनका मौकफ था जी। शुक्रिया मेहर। नहीं, इसमें फर्क है, और वो फर्क ये है कि ये तो 4 हलकों के लिए जो है वो रोते धोते फिर रहे थे ना, अब तो पूरे इलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। पूरी दुनिया को पता है कि 25 को 6 बजे के बाद क्या हुआ था, और 25 से पहले भी भारत बाय द वे एक एपिसोड था जब हमारे टिकट वापस कराए गए, हमारे लोगों को जो है वो पार्टियों से भगाया गया, जीप पे खड़ा किया गया, वो भी एक स्टोरी है। लेकिन मैं जरा कुछ वो शहद भरे जो सुनहरी कलमात हैं वजीर आजम के जत्थों के हवाले से मैं जरा वो भी याद कराना चाहती हूँ, थोड़ी से जरा याददाश्तें ताज़ा कर लेते हैं। आपको याद है एक मशहूर ज़मानत टाइगर फोर्स होती थी, वो काहे के लिए बनी थी, और वो टाइगर फोर्स जो है बल्ले का इस्तेमाल जो है वो करना, जत्थों की शक्ल में जाना, मैं खुद फांसी दूंगा, थाने पे जो है वो हमला कर दो, और जो है ये जहां नजर आए इनको फेंटा लगाना पुलिस वालों को, ये सुनहरी कलमात हमारे वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम के थे, जो वो उस वक्त दर्स दिया करते थे। बाकी वो सिविल नाफरमानी, ये वो बहुत दफा चल चुका है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, पार्लियामेंट का हमला और पीटीवी, और जत्थों की शक्ल में अभी आप भी रेंटे किसी को कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, आप कादरी साहब के साथ आप भी रेंटे धरना करके आए थे, कादरी साहब के फॉलोअर्स थे, आप तो रहे 400-500 गए थे आखिर के ऊपर भी, और जब आप यहाँ से बुखारी साहब ये सही है कि आप लोग खुद धरने के खिलाफ थे, अदम इस्तेकाम होता है मुआशी एतबार से, वजीर आजम का नहीं इस्तीफा लेना चाहिए, 18 वज़राए आजम निकाल दिए जीटी रोड पे, कहते गए नवाज शरीफ साहब, आज आप लोग खुद एक 19वें वजीर आजम का इस्तीफा मांगने आ गए।
کدھر گئے وہ؟ میں کہتی ہوں ان کے بھی اصول ان کے غلط تھے، میں تب بھی کہتی تھی 2014 میری ٹرانسمیشنز نکالنے. میں دوبارہ فار ادارہ جاتی اصلاحات ریفارمز بٹ آئی واز نیور فار دس کہ آپ سویلین گورنمنٹس کو ریپ اپ کریں. میں دوبارہ اپنے آپ کو ریفریز کرتی ہوں. الیکٹڈ وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعظم میں فرق ہوا کرتا ہے. الیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ میں بات تو کر لوں پھر آپ کر لیجیے گا جب میں بات نہیں کر لوں. الیکٹڈ وزیر اعظم سن لینا آپ ان کو خاموش کرائیے جی. ان کا ہم نے سن لیا نا بھاشن ان انٹرپٹیڈ. تو باری باری بولتے ہیں بھائی، باری باری بولتے ہیں. آپ کو ہم نے سن لیا تھا بڑے حوصلے سے. الیکٹڈ اور سلیکٹڈ وزیر اعظم میں فرق ہوتا ہے. اس ملک میں الیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. الیکٹڈ وزیر اعظم کو کبھی بیکس نہیں ملی. اور وہ ابھی بچے مرنے کا بڑا دکھ ہو رہا تھا نا شیخ صاحب کو. معاف کیجئے گا، آپ کو تو پنجاب میں سب کچھ بنا بنایا دیا. حافظ آباد میں 5 بچے مرے، ساہیوال میں 5 بچے مرے، سرگودا میں 6 بچے مرے. ان کا جواب کون دے گا کہ جی آپ نے اے سی نہیں چلائے، آپ آکسیجن پوری نہیں کر سکے. یہاں پر لوگ کینسر کے پیشنٹ باہر آ کر سڑکوں کے اوپر دوائیاں بند کر دی آپ نے. آپ عام آدمی کی بات جو ہے نا وہ سندھ کارڈ جو ہے اس طرح استعمال نہ کیا کریں. آپ اب پنجاب میں بھی حکومت میں ہیں، پنجاب کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. مجھے سمجھائیے ذرا پلیز. الیکٹڈ، ریجیکٹڈ، نیگلیکٹڈ اور سلیکٹڈ irrespective a PM is a PM. I mean who will decide? No. Unless it is the election commission of Pakistan is a tribunal or it is میں نے بات کرنی ہے. میں نے بات کرنی ہے. یہ بڑی دونوں بات کر رہے ہیں. میں نے بات کرنی ہے. ریجیکٹڈ بھی ہوتا ہے، ڈیفیکٹڈ بھی ہوتا ہے، انفیکٹڈ بھی ہوتا ہے، نیگلیکٹڈ بھی ہوتا ہے. یہ سارے موجود ہیں. مارجن سے 3 گنا میں نے بات کرنی ہے. 3 گنا زیادہ ہوتا ہے مارجن ریجیکٹڈ ووٹوں کا. کمال ہے. دیکھیے میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے بخاری صاحبہ نے کہا پھینٹے کا ذکر کیا تو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جا کے کوئی جپیاں پائی تھی ان کو. ماڈل ٹاؤن والا پھینٹا یاد نہیں ہے؟ ان کی مکروہ حکومت کا جو مکروہ کام آج تک جس سوچ نہیں سکتے. 14 لوگ شہید کیے. خاموش عثمان مجھے بولنے دیجیے، میں آپ کے بیچ میں نہیں آیا. آپ نہیں 14 لوگوں کو آپ لوگوں کو آج نہیں اب میری بات سنیں. دیکھیں آپ میری بات سنیں. 14 لوگ شہید کر دیے ماڈل ٹاؤن میں. کیا وہ جفیاں پا رہے تھے ان کو؟ میں اتنے مائکرو لیول پہ ابھی نہیں جا سکتی. مریم بی بی پہنچ بھی چکی ہیں. وہ ان کا یہ گھنٹہ جاری ہے اپنے والد سے ملنے کا. کلبھوشن یادو تک کو کاؤنسل ایکسس بھی پھر مہیا کیا گیا. ان کی والدہ آئی ہیں، وہ ملی. ایک سپائی تھا، وہ اسپیوناج کے اوپر اس کو ٹرائی کر کے ہم لوگ کنوکٹ کر چکے ہیں. سو یہ ہمارے ملک میں کیوں ایشو بن جاتا ہے؟ I don't understand. Why is it not understood? الاؤ کیا پرائم منسٹر نے بھجوایا ان کو. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیے کسی قسم کی رکاوٹ ہماری طرف سے نہیں ہے. ہم کوئی ادارے کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھ سے پوچھا ہے انہوں نے. دیکھیے میرا خیال ہے مجھ سے پوچھا ہے انہوں نے. نہیں میں اسٹیبلش کر چکی ہوں کہ عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو کہا ہے. نہیں دیکھیں نا میری بات. جی اس میں بڑے کلیئر ہے. میری یہ گزارش سن لینا. میری یہ گزارش سن. پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا کچھ خود عمران خان صاحب نے کیا. اگر عمران خان صاحب عمران خان نے نہیں کیا عمران خان نے. غلط نہ کیجئے سر. نہیں کہا نا آپ نے، غلط بات کر رہے ہیں. عمران خان نے نہیں کیا نا. میں آپ ثابت کر دوں گا کہاں پہ کیا کیا. کیسے پتا عمران خان کی بات میں بتاؤں گا آپ بتائیے گا. قبلہ آپ بتائیے گا میں بتاؤں گا. دیکھیں نا عمران خان نے کہہ دیا. آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں ان کی. آپ کو کیا پتا کہا کیا ہے؟ چودھری صاحب کہا کیا ہے بتائیے. جیسے آپ کو ہماری پارٹی کا پتا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں. ایک تو امریکہ والی بات انہوں نے کر دی. دوسری بات انہوں نے اپنی میٹنگ کے اندر کہا کہ میں بالکل ایک کو ادھر کوئی بندہ ان سے ملے گا نہیں. کوئی بندہ ان سے جو قانون ہے پنجاب کا اس میں بھی ترمیم کروا دی کہ بالکل بند کرو ان کی ملاقاتیں. 2 تاریخ کو میڈیکل بورڈ جاتا ہے ادھر اڈیالہ جیل کے اندر اور اڈیالہ جیل میں جا کر میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ ان کو فوری طور پر شفٹ کریں. کل 22 تاریخ تھی. 20 دن ہو گئے کسی نے نہیں مانا. کل عدالت میں جو ادھر آ رہا ہوں اس میں کوڈ لکھا ہے. شوڈ نہیں لکھا that he should be. نہیں اب دیکھیں نا پھر آج کل عدالت کے کہنے پہ کیوں بھیجا ہے؟ کہتے ہیں نا کوڈ لکھا ہے. کتنے قیدی بزرگ قیدیوں کو شیخ صاحب ایک میں دیکھیں میں نہیں بیٹھتا ایسے لوگوں کے ساتھ جو بات نہ سنے نہ. کیسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنی باری پہ کریں بھی. اور الحمدللہ کوئی کیسے لوگوں کے ساتھ انہوں عمران خان صاحب آپ کو مجھے سرٹیفکیٹ دیں گے. یہ بتائیں میری 1 منٹ بات سن لیں نا. مہربانی کریں آپ کی مہربانی. مجھے یہ بتائیں کہ کل کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا کوئی انسانی کوئی ہے؟ اور مذائقہ خیز FIR جو ہے
مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے سسر کا جب پتا چلا کہ ان کو وہاں پہ تو وہ رش کر رہے تھے اور اس وقت گرفتار کرنا مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے. یہ بالکل لمٹ لیس ہے اور ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. نہ یہ سیاسی لوگ ہیں نہ ان کے اندر کوئی انسانی نام کے نہ انسانی. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں حساب سے صرف ایک چیز چلتی ہے ان کی زبانیں چلتی ہیں اور کسی قسم کا کوئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور اگر خدا بزرگ قیدی ہیں میاں نواز شریف صاحب صرف یہ بڑے لوگ جو اربوں روپے کی کرپشن 16,000 پہ پلیٹلیٹس گرے ہیں لوگوں کا اور اگر وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ جو اربوں کی کرپشن کریں وی آئی پی طریقے سے جیلوں میں رہیں وی آئی پی گاڑیوں میں آئیں وی آئی پی گاڑیوں میں جائیں وی آئی پی گاڑیوں میں کورٹ صحیح کہہ رہے ہیں آپ حلیم صاحب آپ کی بات بھی صحیح ہے یکساں اصولوں مگر یہ سینکڑوں بزرگوں کا سینکڑوں بزرگ قیدیوں کا جنہیں کھجلی ہو گئی جنہیں خارش ہو گئی سسٹم نے دیا ہے ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ایک قانون سب کے لیے ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے سب کو جانا چاہیے سب کے لیے ہونا ہے سارے بزرگوں کو اٹھا کے سب بزرگوں کے پوچھ پہنچا دیں سارے بزرگوں کو پہنچا دیں جس کو خارش ہے جس کو جس سے کھڑا ہونا ہم خلاف نہیں ہیں اس کے مجھے پتا ہے ہم نے کاف لیگ کے دور میں دیکھے تھے نا یہ سارے تھے کاف لیگ میں رہے نا شیخ صاحب بی بی کہتی ہیں ہم کچھ نہیں بھولیں گے چودھری صاحب ارے 5 سال سے ادھر ہوں چودھری صاحب پرانا ہو گیا ہوں 5 سال سے ادھر ہی ہوں عبداللہ کہ irrespective آپ شیخ صاحب 5 سال ہو گئے پورے 5 سال جی الحمدللہ a new charter of democracy with all these governments اگلے 5 سال with all these political parties including انصاف ایک نئے مساق کی ضرورت ہے. کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ آج ثابت کرنا ہے اس حکومت نے کہ ہے دل اور بالکل ہیومین ٹریٹمنٹ کی جائے گی اور سیاسی مخالفین کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا جائے گا جو مورخ بھی شرمندہ ہو جائے تاریخ میں لکھنے سے. گڈ نائٹ اللہ حافظ.